हेलो गाइस, दिस इज़ प्रिया तोमर। वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो हमारी साइकोलॉजी की सीरीज़ चल रही थी एमएड के लिए, उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। सबसे पहले है कि डिफरेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है क्या, साइकोलॉजी के स्कूल्स क्या हैं। सबसे पहली बात तो यही निकल के आती है कि स्कूल ऑफ थॉट क्या है, इसका मतलब क्या होता है। जब साइकोलॉजी का इवोल्यूशन हो रहा था तो बहुत सारे अलग अलग मेंटेलिटी के लोग थे, उनकी साइकोलॉजी को लेकर अलग अलग थिंकिंग थी। कोई ये मानता था कि साइकोलॉजी जो है वो आत्मा का विज्ञान है, कोई माइंड का मानता था, कोई किसी ने जो है सोल को कंसीडर किया, किसी ने माइंड को कंसीडर किया। तो उनके साथ फिर 20-25 लोग जुड़ गए, तो उनका एक अपना अलग स्कूल ऑफ थॉट क्रिएट हो गया, उसी को कहा गया स्कूल ऑफ थॉट। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले स्कूल ऑफ थॉट की, जो था स्ट्रक्चरलिज्म, फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि संरचनावाद। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। व्हाट इज़ स्ट्रक्चरलिज्म, की संरचनावाद है क्या। स्ट्रक्चरलिज्म प्रपोजेस दैट द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस कुड बी अंडरस्टूड बाय एनालाइजिंग द बेसिक एलिमेंट ऑफ थॉट्स एंड सेंसेशन। संरचनावाद का प्रस्ताव है कि विचारों और संवेदनाओं के मूल तत्वों का विश्लेषण करके सचेत अनुभव की संरचना को समझा जा सकता है। देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो विलियम वुंट थे, उन्होंने माना था कि उन्होंने कहा था कि ये जानने की कोशिश की कि जो हमारा माइंड है, जो हमारे माइंड की स्ट्रक्चर है, वो कैसी है, उसको एनालाइज करने के लिए उन्होंने काम किया। तो उन्होंने बहुत सारे विचारों और संवेदनाओं के मूल तत्वों का विश्लेषण करने की कोशिश की। इसी को संरचनावाद कहा गया। नेक्स्ट है, स्ट्रक्चरलिज्म इज कंसिडर्ड द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी। संरचनावाद को मनोविज्ञान में विचार का पहला स्कूल माना जाता है। एंड वॉज स्टेबलाइज्ड इन जर्मनी बाय विलियम वुंट एंड मेनली एसोसिएटेड विद एडवर्ड बी टिचनर। और ये जो था जर्मनी में विलियम वुंट द्वारा स्थापित किया गया था और मुख्य रूप से एडवर्ड बी टिचनर से भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि जो एडवर्ड बी टिचनर थे वो विलियम वुंट के शिष्य थे और वही उनका काम आगे लेकर के गए। नेक्स्ट है फिर, वुंट एम वाज टू रिकॉर्ड थॉट एंड सेंसेशन एंड टू एनालाइज दैम इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। वुंट का उद्देश्य विचारों और संवेदनाओं को रिकॉर्ड करना और उनके घटक तत्वों में उनका विश्लेषण करना था। देखो घटक तत्व का यहाँ क्या मतलब है। घटक का मतलब है कि विलियम वुंट ने माना कि जो हमारा माइंड है वो अनेक तत्वों से मिलकर बना है। In much the same way as the chemist analyze chemical compound in order to get the underlying structure, ठीक उसी तरह एक रसायनज्ञ रासायनिक यौगिकों का विश्लेषण करता है ताकि अंतर्निहित संरचना को प्राप्त कर सके। जैसे केमिस्ट है वो एक अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बहुत सारे कंपाउंड को एनालिसिस करता है, उसी तरीके से विलियम वुंट ने माइंड के स्ट्रक्चर को जानने के लिए बहुत सारे तत्व बताए। नेक्स्ट है फिर, द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी फाउंडेड बाय वुंट इज नोन एज वॉलंटरिज्म, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द माइंड। वुंट द्वारा स्थापित मनोविज्ञान के स्कूल को स्वैच्छिकता के रूप में जाना जाता है। यह है मन को व्यवस्थित करने वाली प्रक्रिया। अब देखो यहाँ पे जो टर्म आई है वॉलंटरिज्म, इसका क्या मतलब है। एक्चुअल में जो स्ट्रक्चरलिज्म दिया गया था सबसे पहले, वो विलियम वुंट द्वारा दिया गया और उन्होंने इसका नाम संरचनावाद न मान के उन्होंने इसको वॉलंटरिज्म कहा सबसे पहले। और उसके बाद आए एडवर्ड बी टिचनर, उन्होंने इसको वॉलंटरिज्म का नाम चेंज करके स्ट्रक्चरलिज्म नाम दिया। और वो जो थे विलियम वुंट के आइडियाज़ को अमेरिका तक लेके गए और विलियम वुंट के काम को उन्होंने आगे बढ़ाया। नेक्स्ट है फिर, Structuralism is a theory of consciousness that seeks to analyze the elements of mental experiences such as sensations, mental images and feeling, and how these elements combine to form more complex experiences. संरचनावाद चेतना का एक सिद्धांत है
जो मानसिक अनुभवों के तत्वों जैसे कि संवेदनाओं, मानसिक छवि और भावनाओं का विश्लेषण करना चाहता है। उन्होंने कहा कि जो स्ट्रक्चरलिज्म है, हम जो सोचते हैं वो हमारी चेतना की वजह से है, एंड सीक्स टू एनालाइज, और उन्होंने चेतना के तत्वों को एनालाइज करने की कोशिश की। और नेक्स्ट है फिर, एंड हाउ दिस एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंसेस, और ये तत्व कैसे अधिक जटिल अनुभव बनाने के लिए गठबंधन का मतलब है कि ये जो सारे तत्व हैं ये कैसे मिलकर एक साथ कार्य करते हैं। नेक्स्ट है फिर, Structuralism was founded by Wilhelm Wundt, who used control methods such as introspection to break down consciousness to its basic element without sacrificing any of the property of the whole. संरचनावाद की स्थापना विलियम वुंट ने की थी, जिन्होंने नियंत्रित तरीकों का इस्तेमाल किया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है माइंड को एनालाइज करने के लिए कि हमारा जो माइंड है वो क्या है, उसको जानने के लिए उन्होंने एक मेथड यूज़ किया जिसका नाम था इंट्रोस्पेक्शन मेथड, आत्मनिरीक्षण विधि। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसका एलिमेंट है वो यही है। तो इससे मतलब क्या था इंट्रोस्पेक्शन से, एक तरह से कह दो कि अपने अंदर झांकना। कहते हैं ना कि अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, मतलब कि माइंड को ऑब्जर्व करना। नेक्स्ट है फिर, Structuralism was further developed by Wilhelm Wundt student Edward B. Titchener. Titchener proposed three elementary states of consciousness: sensations, images and affections. वुंट के जो छात्र थे एडवर्ड बी टिचनर, उन्होंने संरचनावाद को और ज़्यादा विकसित किया, और टिचनर ने चेतना की 3 प्रारंभिक अवस्थाएं बताई। सबसे पहले संवेदना, कि अगर हम अगर कोई चीज़ देखते हैं तो संवेदना के थ्रू उसकी फीलिंग को हम महसूस करते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को सुन करके, या साइट मतलब देख करके, टेस्ट मतलब कि उसका टेस्ट करके। नेक्स्ट है फिर इमेजेस, या फिर इमेजेस के थ्रू, एंड अफेक्शंस मतलब किसी की कोई फीलिंग जब हम महसूस करते हैं उसके थ्रू। नेक्स्ट है इंट्रोस्पेक्शन स्ट्रक्चरलिज्म मेन टेक्निक। जो आत्मनिरीक्षण विधि थी, जो आत्मनिरीक्षण है वो संरचनावाद की मुख्य तकनीक है। इंट्रोस्पेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन लुक्स इनवर्ड एट देयर ओन मेंटल प्रोसेसेस टू गेन इंसाइट इनटू हाउ दे वर्क। इट इज सेल्फ ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस कॉन्शियसनेस। आत्मनिरीक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी मानसिक प्रक्रियाओं को अंदर की ओर देखता है, मतलब कि एक तरह से कह दो कि अपने मन में झांकना, अपने अंदर की तरफ देखना, ताकि वे यह जान सके कि वे कैसे काम करते हैं, ताकि हम जान सके कि ये जो हमारा माइंड है वो कैसे काम करता है। यह किसी की चेतना का आत्मनिरीक्षण है। इट इज़ द सेल्फ ऑब्जर्वेशन। सेल्फ मतलब कि जब हम अपने अंदर झांकेंगे तो हम जान सकेंगे कि हमारा जो माइंड है वो कैसे काम कर रहा है। संरचनावाद ने ये माना। तो इंट्रोस्पेक्शन बेसिकली है क्या, अगर हम इसको एनालाइज करें, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब था कि इसमें अगर कोई भी साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हो रहा है और उस एक्सपेरिमेंट में जो भी इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं वो खुद की फीलिंग या मेंटल प्रोसेस को, मतलब कि खुद क्या फील कर रहे हैं वो उसको शब्दों में डिस्क्राइब करते हैं। ये है इंट्रोस्पेक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है और मैं उसे एक पेन दे देती हूँ और मैं उससे पूछती हूँ कि आपको इस पेन को लेके कैसा फ़ील हो रहा है, तो वो व्यक्ति कहता है कि मुझे तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। फिर वही पेन मैं किसी और दूसरे व्यक्ति को दे देती हूँ तो वो कहता है कि इस पेन को लेके तो मुझे हार्ड फील हो रहा है। तो हो सकता है कि सेम इसी कंडीशन में पर्सन 2 अपनी अलग फीलिंग एक्सप्रेस करे और पर्सन 3 अपनी अलग फीलिंग एक्सप्रेस करे, पर्सन 1 अलग करें। तो यही था इंट्रोस्पेक्शन मेथड, कि जो एक इंसान फील कर रहा है अपने आप और उसको शब्दों में डिस्क्राइब कर रहा है। फिर नेक्स्ट है फिर elements of the mind. Titchener concluded that there were 3 kinds of mental components that could be considered to the constituent conscious experience. टिचनर ने निष्कर्ष निकाला कि 3 प्रकार के मानसिक घटक थे जिन्हें सचेत अनुभव बनाने के लिए माना जा सकता है। उन्होंने 3 घटक बताए। पहला तो यही सेंसेशन,
जब हम कोई चीज़ महसूस करते हैं, देखते हैं या फिर टेस्ट करते हैं। इमेजेस के थ्रू, अफेक्शंस स्नेह, एक्सप्रेशंस ऑफ वार्मिथ विच आर कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस के थ्रू। नेक्स्ट है फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है उसका साइकोलॉजी और एजुकेशनल फील्ड में क्या योगदान रहा है। जब हम संरचनावाद के विषय के बारे में चर्चा करते हैं तो क्षितिज का मतलब है कि एक तरह से कह दो मैदान में आने वाले जो सबसे प्रथम व्यक्ति थे विलियम वुंट का नाम सामने आता है। नेक्स्ट है फिर, देखो मैं आपको बता दूं, वैसे तो काफ़ी वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, लेकिन उसमें काफ़ी शॉर्ट करा रखा है और आप हैं एमएड के स्टूडेंट, तो एमएड के लेवल के अकॉर्डिंग आपका काफ़ी अच्छा पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव। तो थ्योरी अच्छे से लिख के आनी है, ये नहीं कि अगर 2-4 पॉइंट लिख दिया आपने तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपका काम हो गया, नहीं, एटलीस्ट 6 पेजेस तो होने चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और कभी कभी ऐसे भी दे देता है कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी एक साथ ना दे करके सेपरेटली दे देगा कि बताओ स्ट्रक्चरलिज्म क्या है या फंक्शनलिज्म क्या है। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए मैंने यहाँ पे सेपरेट वीडियो डाल दी है। तो चलिए फिर हम आते हैं अपने टॉपिक पे। नेक्स्ट है वुंट ऑफ जर्मनी, ही इज़ एक्सेप्टेड एज द प्रोपोनेंट ऑफ हिज स्कूल। जो वुंट थे जर्मनी के उसे एक विद्यालय के समर्थक के रूप में स्वीकार किया गया। ही वॉज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी इन लिप्जिंग यूनिवर्सिटी इन 1875। जो विलियम वुंट थे उन्होंने 1875 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में दर्शन विभाग के प्रधान के रूप में नियुक्त किया गया। और इन द सेम ईयर ही इस्टेब्लिश्ड द साइकोलॉजी लेबोरेटरी। उसी वर्ष 1875 में उन्होंने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। इट वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन द वर्ल्ड। यह विश्व की पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला थी। वुंट कैरिड आउट ए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इन दिस लेबोरेटरी एंड डिस्कवर्ड सेवरल साइकोलॉजिकल फैक्ट। वुंट ने प्रयोगशाला में बहुत सारे प्रयोग किए और कई मनोवैज्ञानिक तथ्यों का पता लगाया और उन्हें दर्ज किया और उन्हें रिकॉर्ड किया था। इम्पोर्टेंट बुक, ये पैनिड नहीं है, ये गिवन है, गिवन बाय हिम एज अ प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। और जो उनकी इम्पोर्टेंट बुक्स थी विलियम वुंट की, वो थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी, जो कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी एंड फोक साइकोलॉजी, एक तरह से कह दो कि मनोविज्ञान की रूपरेखा, ये उनकी बुक थी। नेक्स्ट है द फोरमोस्ट वर्क ऑफ वुंट इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी वाज टू रिप्लेस इट्स स्टेटस एज द साइंस ऑफ सोल एंड माइंड टू साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। मनोविज्ञान के क्षेत्र में मनुष्य का सबसे प्रमुख कार्य था आत्मा या मन के विज्ञान के स्थान पर चेतना के विज्ञान की स्थिति को जानना या एनालाइज करना। His second work was to establish a psychological laboratory in order to initiate work on experimental psychology. उनका जो दूसरा काम था वो था प्रायोगिक मनोविज्ञान पर काम आरंभ करने के लिए मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करना। His third contribution remains the development of the introspection method and experimental method. उनका जो तीसरा योगदान था वो था आत्मनिरीक्षण विधि और प्रयोगात्मक विधि उनकी देन थी। He accepted the introspection method in his peculiar manner. उन्होंने इस विधि को अपने ढंग से अपनाया। By introspection he meant controlled observation which could be done on an experimental basis. मनुष्य की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए आत्मनिरीक्षण द्वारा उन पर नियंत्रण पाना चाहा जो प्रयोग के तौर पर किया जा सकता है। He used two methods of conduct study on mental actions of man. तो उन्होंने मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए 2 विधियों का प्रयोग किया। नेक्स्ट है फिर So far as evolution of structuralism is concerned, जहाँ तक संरचनावाद के विकास का सवाल है, the second name that arises in the mind hat, ये इसको कट कर लेना है, अपनी मिस्टेक है, in the mind of एडवर्ड बी टिचनर। तो जो संरचनावाद को लेकर के दूसरा नाम सामने आता है वो है एडवर्ड बी टिचनर का। He had gone to Germany
he had gone to Germany to work with Wundt for 2 years. On return from there, he worked as the lecturer of biology in Oxford University. वे वहाँ से वापस आने के बाद 2 साल तक उन्होंने विलियम वुंट के साथ काम करने के लिए जर्मनी गए थे। उसके बाद लंदन एंड देन ही हेडेड टू कॉर्नल यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका। उसके बाद वो कॉर्नल यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में हेड बना दिया गया उन्हें। ही वर्कड विद दिस यूनिवर्सिटी फॉर 13 लॉन्ग ईयर्स। इस विश्वविद्यालय के साथ उन्होंने 30 वर्षों तक काम किया। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग टर्म, इस लंबी अवधि में ही प्रोवाइडेड मोमेंटम ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। उन्होंने जो था स्ट्रक्चरलिज्म को गति दी और उसे एंड प्रोवाइडेड इट अ कॉन्क्रीट बेसिस, और उसे और ज़्यादा ठोस बना दिया। ही पब्लिश्ड दीज आइडियाज़ इन फॉर्म ऑफ बुक। उन्होंने अपने जो आइडियाज़ थे स्ट्रक्चरलिज्म को लेकर के उसे बुक की फॉर्म में पब्लिश कराया। नेक्स्ट है फिर हिज बुक ऑन साइकोलॉजी। उनकी जो बुक है साइकोलॉजी की वो देखिए कौन कौन सी हैं। एक तो है एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, द प्राइमर ऑफ साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, लेक्चरर्स इन द एलिमेंट्री साइकोलॉजी ऑफ फीलिंग एंड अटेंशन, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी ऑफ थॉट प्रोसेसेस एंड टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी। ये सब उनकी बुक्स थी। नेक्स्ट है फिर Titchener, like Wundt, initiated experiment in the field of psychology, accepting it as the science of consciousness. टिचनर ने विलियम वुंट की तरह ही मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग आरंभ किए और इसे चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने भी मन को जो है चेतना के रूप में स्वीकार किया। इन हिज स्टडी ही टू यूज़ द इंट्रोस्पेक्शन मेथड एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड एज। उन्होंने भी आत्मनिरीक्षण और प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया माइंड का विश्लेषण करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। नेक्स्ट है फिर कुछ इसके लिमिटेशंस और डिमेरिट्स भी थी स्ट्रक्चरलिज्म की। कुछ लोग थे कि जो स्ट्रक्चरलिज्म को नहीं मानते थे, वो इसको अपोज करते थे। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन थे। If we look at the structuralism from the present day viewpoint, we find that it possesses more demerits than merits. अगर हम वर्तमान दृष्टिकोण से संरचनावाद को देखें तो हम देखते हैं कि इसमें गुणों की तुलना में दोष ज़्यादा थे। नेक्स्ट है structuralism have studied the structure of only a few psychological concepts, consciousness, emotion and attention etc. संरचनावादियों ने केवल मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं, चेतना, भावना और ध्यान पे ही जो है वो संरचना आदि की संरचना का अध्ययन किया और देयर स्कोप वॉज वेरी लिमिटेड। इसके जो स्कोप थे वो बहुत ही लिमिटेड थे, इसका छोटा दायरा था। दे डिड नॉट पे अटेंशन टू एनिमल साइकोलॉजी ए बिट। उन्होंने जो था पशु मनोविज्ञान पे थोड़ा सा भी ध्यान केंद्रित नहीं किया। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये कह दो कि आज के टाइम में अगर किसी चीज़ को मैं कुछ, जैसे कि मुझे पेन दिया गया, मैं आज उसे लेके कुछ और फील कर रही हूँ, आने वाले टाइम में मैं अपनी फीलिंग किसी और तरीके से एक्सप्रेस करूँगी। तो ये जो है चेंज होता रहता है, लेकिन ये सब चीज़ें एनिमल पे जो है अप्लाई नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है फिर द इंट्रोस्पेक्शन मेथड दैट structuralists have developed to study psychological facts is not a fully scientific method. आत्मनिरीक्षण की पद्धति जो है वो संरचनावादियों ने पूर्ण मनोवैज्ञानिक नहीं मानी। क्यों नहीं माना उसको पूर्ण मनोवैज्ञानिक? उन्होंने पूर्ण मनोवैज्ञानिक इसलिए नहीं माना, पूर्ण मनोवैज्ञानिक उन्होंने इसलिए नहीं माना इसको क्योंकि ये जो थी लेस साइंटिफिक थी। क्योंकि हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपनी फीलिंग किसी और तरह से एक्सप्रेस करे और वही उसी सेम चीज़ को लेकर के दूसरा व्यक्ति अपनी फीलिंग को अलग तरीके से बताए। हो सकता है वो झूठ भी बोल सकता है कि मुझे तो पेन लेके बोरिंग फील हो रहा है, या मुझे हाथ में अगर उसे पत्थर दे दो कि मुझे तो इसे लेके पावरफुल फील हो रहा है, कोई बता देगा कि मुझे हाथ में पत्थर पकड़ के हार्ड फील हो रहा है, तो वो झूठ भी बोल सकता है अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। इसलिए इसको लेस साइंटिफिक माना गया। नेक्स्ट है
not a fully scientific. When the subject observes his conscious experiences, he possesses a particular mental state, and when he considers it, his mental state becomes different. और जब विषय उसके सचेतन अनुभवों का निरीक्षण करता है, विषय का मतलब है सब्जेक्ट, जो रिसर्चर है, जो उस पर रिसर्च कंडक्ट कर रहा है, जो उस पर प्रयोग कर रहा है, तो जो सब्जेक्ट है उसके सचेतन अनुभवों का जब वो निरीक्षण करता है तो उसके पास एक विशेष मानसिक स्थिति होती है, और जब वह उसे समझता है तो उसकी मानसिक अवस्था कुछ अलग हो जाती है। यही बात कही गई है इसमें। नेक्स्ट है, एट some interval of the time he fails to recall some fact beside this method cannot be used on mentally retarded and animal। यही जो मैंने आपको बात बताई थी कि ये जो चीज़ें हैं ये हम मेंटली रिटार्डेड पे या छोटे बच्चों पे या फिर कह दो कि एनिमल्स पे हम इनको अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, while the gestaltist had laid stress on their holistic study। जो गेस्टाल्टिज्म वाले थे उन्होंने जो ये स्कूल ऑफ थॉट था स्ट्रक्चरलिज्म, इसको पूरी तरीके से क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि हम जो है वो एक समग्र के रूप में देखते हैं माइंड को, कि जो माइंड है वो एज अ होलिस्टिक मैनर में काम करता है। नेक्स्ट है, फिर स्ट्रक्चरलिज्म हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन एनी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एग्जॉस्टिवली। संरचनावादियों ने किसी भी मनोवैज्ञानिक धारणा को पूरी तरह नहीं समझाया। क्यों? देखो, एक तो ये था, ये जो मेथड था ये लेस मतलब कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं था, ये सब्जेक्टिव था। सब्जेक्टिव का मतलब होता है जैसा कह दो कि मेरा पर्सपेक्टिव किसी चीज़ को लेके क्या है, कि जो मैं मान रही हूँ किसी चीज़ को। ये जो है सब्जेक्टिव जो नेचर है ये अलग अलग इंसानों के अलग अलग हो सकती है। जैसे कि मेरा नज़रिया किसी चीज़ को लेके अलग है सोचने का, किसी और व्यक्ति का उसी सेम चीज़ को लेकर के सोचने का नज़रिया अलग है। तो ये है सब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिविटी होती है कि जैसे कि सूरज है और मैं कह दूं कि कभी वो ईस्ट से निकलता है कभी वेस्ट से। ये तो एक अजीब सी बात हुई ना, लेकिन सूरज तो सिर्फ उसी डायरेक्शन से निकलेगा ना जिससे निकलता है, तो इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, कोई तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते। तो ये होता है ऑब्जेक्टिविटी, और इस मेथड में ऑब्जेक्टिविटी की कमी थी, ये सब्जेक्टिव था, इसलिए ये जो है ज़्यादा आगे नहीं आया और इसको पूरी तरीके से क्रिटिसाइज़ कर दिया गया। चलिए फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड टेक केयर, बाय बाय।